Okay, students, good evening to all of you. Now, today we will study. Yes, good evening. Now, today we will study probability, its concept, and its history. यानी कि प्रायिकता प्रायिकता के हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से इसका स्टार्ट हुआ है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, इन सबों के बारे में हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड किया जाए तो वह है कि बच्चे के द्वारा करवा के उसको अध्ययन कराना, यानी कि प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स खुद करेंगे, सामने में टीचर रहेंगे, इसके बाद उसके बारे में वो जानेंगे कि किस प्रकार का वर्क कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। फर्स्ट स्लाइड में ही आप जैसे कि देख पा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, यस सर जी सुनिए ना। हाँ, आवाज़ नहीं जा रहा क्या? सर वो लक्ष्मीकांत ज्वाइन हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नाउ स्टार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला P into A by B equal to P A intersection B by PB, यानी कि एक होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। आप लोग पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी हिस्ट्री. The mathematical methods of probability arose in the investigation first of Gerolamo Cardinalo, यानी कि ये जो सबसे प्रायिकता का बात जो गणित के तरीके से 1960 में ये जो दशक के चल रहा था, उस समय से ये प्रोबेबिलिटी का आ चुका था। यानी कि 1560 के दशक में ये पब्लिश उस समय से हो रहा था, लेकिन 100 साल बाद इसके बारे में आया गया। तो अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी कब से इसके बारे में पता चला है, तो ये जो है जेरोलामो कार्डोलानो, यानी कि इसके द्वारा सबसे पहले इसके बारे में खोजा गया, जांच किया गया। फिर क्या हुआ, 100 साल बाद तक यह प्रकाशित नहीं हुआ। यानी कि 100 साल तक पहले हुआ था, इसके बारे में जांच हुआ था, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था। फिर जो पत्राचार में आया गया वह था पियरे डी फॉर्मेट और ब्लेज पास्कल। ये जो पियरे और पास्कल थे, इन दोनों ने 1654 ईस्वी में इसने इस प्रकार से बताया, इसके बारे में डिवीज़न कराया कि किस प्रकार से कोई गेम खेलते हैं तो कितना चांस जीतने का, कितना चांस हारने का होता है। तो इस प्रकार का ये जो जब चांस का बात वहाँ पे आया, तो ये सारे जो पियरे और पास्कल के द्वारा 1654 में बोला गया कि क्या हो सकता है अगर दो मैच चल रहा है तो दोनों मैच में से कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। अगर जीत सकता है तो कितना उसका प्रायिकता है, संभावना है कि वह जीत सकता है। इस प्रकार का इसने प्रश्नों का वहाँ पे उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार जो प्रश्न का उत्पन्न हुआ वह पियरे और पास्कल के समय में हुआ था। नाउ क्रिस्टियन हाइगेंस, यानी कि प्रायिकता का जो क्रिस्टियन हाइगेंस है, यह 1657 में इस विषय का व्यापक उपचार किया गया। तो सबसे पहले आया था गेरलानो के द्वारा, इसके बाद आया पियरे पास्कल, इसके बाद आया क्रिस्टियन, और नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे ये 18वीं शताब्दी स्टार्ट हो चुका था। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में कौन आ गया, जैकोब बर्नौली के द्वारा बताया गया। फिर 1730 में फिर आ गया अब्राहम डी मोइवर्स,
ये सारे जितना भी आप नाम सुन पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गणित से जुड़े हुए हैं। बर्नौली का भी थ्योरम होता है, डी मोइवर्स का भी थ्योरम पढ़े होंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा मैथमेटिक्स में, गणित में कहीं ना कहीं ये हमसे उसे रिलेट कर रहा था उसमें, लेकिन केवल क्या था कि पहचानने की आवश्यकता थी। तो जब शुरुआत में पहचाना गया था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा वह पब्लिश नहीं हुआ, ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया। फिर जब आपके सेकंड में आया आपका प्यारे और पास्कल के द्वारा, उसके बारे में फिर वह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अराइज होने लगा कि क्या हो सकता है। इसके बाद आ गया आपका 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में आपका आने के बाद आया जैकोब बर्नौली, डी मोइवर्स। इन सबों ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑन ए साउंड मैथमेटिकल फूटिंग शोइंग हाउ टू कैलकुलेट ए वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी। जैकोब बर्नौली की ये 8 कॉन्जिक्यूटिव जो है, यानी कि ये बात जो करते हैं कि अब्राहम डी मोइवर्स भी बात जो करते हैं कि चांस प्रायिकता का एक ध्वनि गणितीय आधार पर रखा जाना चाहिए, जिसमें दिखाया गया है कि जटिल संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की गणना कैसे की जाए। कोई भी संभावना, अगर आप हम लोग बैठे हुए हैं अपने घर पे, अब बाहर निकल के देखें आकाश को, और आदमी कोई बोल सकता है कि आकाश को देख के लग रहा है कि आज बारिश होने वाला है। तो क्या बारिश होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता यानी कि जो संभावना है बारिश होने की भी और बारिश नहीं होने की भी, तो इस प्रकार का जो प्रश्न वहाँ पे जो उठते हैं, और इसका जब हम वहाँ पे जांच करते हैं, तो इसी को हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी कि कल मैं कॉलेज जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, कोई दूसरे टीचर्स स्टूडेंट्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो नहीं आ सकता है, कितना प्रोबेबिलिटी है जो नहीं आ सकता है, और कितना प्रोबेबिलिटी है जो कि आ सकता है। तो इस प्रकार का जो संभावनाओं को विस्तृत श्रृंखला का जो इसमें हम लोग गणना करते हैं। बर्नौली जो थे, उसने भी बड़ी संख्या में मौलिक कानून का एक संस्करण साबित किया, जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में परीक्षणों में परिणामों का औसत अपेक्षित मूल्य के बहुत करीब होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग देखते हैं, तो एक सिक्के को 1000 बार हम लोग उछालते हैं। एक सिक्के को जब आप 1000 बार उछालोगे, इसके बाद आप सोचोगे कि क्या संभावना हो सकती है। 500 के करीब हेड हो सकती है, और थ्रो की संख्या जितनी अधिक होगी, अनुपात आधे के करीब होने की संभावना हो सकती है। कि यदि मैं 1000 बार एक सिक्के को उछालूंगा, तो हमारा कम से कम 500 हेड आने की संभावना हो सकता है, आधा उसका होने की संभावना हो सकता है। तो ये जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार का जब क्वेश्चन अराइज होता है, इस प्रकार का जब क्वेश्चन कहीं पे आता है, तब वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी आने लगता है, संभावना का वहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होने लगता है। तो ये 18th सेंचुरी की बात थी। अब आते हम लोग 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भी आ गया यहाँ पर गिरोलामो कार्डानो। ये जो आया 16 के में जो सबसे पहले बात किए थे गिरोलानो, वो फिर आते हैं 19th शताब्दी में, और वो है जो जिसके द्वारा शुरुआत किया गया था, उसी को हम लोग फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का फादर किसको कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वहाँ पे गिरोलामो कार्डानो, गिरोलामो कार्डानो पढ़ेंगे, गिरोलामो कार्डानो। ये जो है, इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी का फादर कहते हैं। ठीक है, ये फादर आप लोग समझ में आया? पूछा जाए तो बोल सकते हो आप लोग या नहीं? हेलो,
आवाज़ आ रहा है आप लोग के पास? आवाज़ सुनाई पड़ रही है? यस सर, यस सर। यस, ओके, थैंक यू। सो अब यहाँ पर क्या है कि द पावर ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड in dealing with uncertainty was shown by Gauss determining of the orbit of Ceres। Ceres orbit का आप लोग नाम सुने होंगे। तो इस प्रकार from a view observation the theory of error used the method of least squares to correct error prone observation, especially in astronomy, based on the assumption of the normal distribution of error to determine the most likely true value। तो कहते हैं यहाँ पर कि अनिश्चितता से निपटने में संभाव्य तरीकों की शक्ति, अनिश्चितता यानी कि कोई भी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चितता कहेंगे। अनिश्चितता से निपटने में संभाव्य तरीकों की शक्ति कुछ टिप्पणियों से गॉस के द्वारा सेरेस की कक्षा के निर्धारण द्वारा दिखाई गई थी। यानी कि जो गॉस थ्योरम पढ़े हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, वो जो साइंटिस्ट थे गॉस, उसके द्वारा सेरेस के कक्ष में निर्धारण किया गया, दिखाई गई थी ये प्रोबेबिलिटी के द्वारा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। त्रुटियों के सिद्धांत ने त्रुटि परिणाम टिप्पणियों को ठीक करने के लिए कम से कम वर्गों की विधि का उपयोग किया गया। विशेष रूप से खगोल विज्ञान में सबसे संभावित सही मूल्य निर्धारित करने के लिए त्रुटियों के सामान्य वितरण की धारणा के आधार पर किया गया। नाउ 1812 लैप्लेस यूज्ड हिज थ्योरी, यानी कि लैप्लेस के द्वारा 1812 ईस्वी में इस थ्योरी का उपयोग किया गया, जिसमें थ्योरी था एनालिटिकल डेज प्रोबेबिलिटीज़ जारी की गई, जिसमें उन्होंने संभाव्यता को, प्रायिकता को और आंकड़ों में कई मौलिक परिणामों को समेकित किया और निर्धारण किया कि जैसे कि निर्धारण यहाँ पे करने के बाद उसमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारे जो प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो होने की संभावना है, एनालिटिक है, वह कितना हो सकता है। किस प्रकार से स्टैटिक्स सच एज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, इंडक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेटिक टेस्टिंग, इस प्रकार से जो वहाँ पे आया फंडामेंटल रिजल्ट प्रोबेबिलिटी का, तो इसका वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। ये 19वीं सेंचुरी में था। तो 19वीं सेंचुरी में और फिर क्या कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो अंत होते होते संभावनाओं के संदर्भ में स्पष्टीकरण की एक बड़ी सफलता मिल गई, जिसमें स्टैटिकल मैकेनिज्म ऑफ लुडविग बोल्ट्जमैन, जे विल्डर्स, गिब्स, ये सब ने क्या किया, उसको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया और बताया उसके सच एज द टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस प्रकार से जब वहाँ पे आया तो वहाँ पर क्या किया, इन सबों वैज्ञानिकों ने गति के संदर्भ के तापमान को भी इसने यादृच्छिक रूप से कणों की देखा, गति को उसको देखा। यहाँ जो यादृच्छिक रूप का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर यादृच्छिक होता है वहाँ पर रेंडमली होता है, यानी कि रेंडमली कुछ भी आ सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो टर्म मेरा वहाँ पे उद्घोषित हो रहा था, तो इससे क्या होता है कि इन सभी वैज्ञानिकों का ध्यान उस पर भी गया और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डेवलप हुआ, विकास हुआ, हमारे संभाव्यता का, हमारे प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में स्थापना सभी कर इसमें इसाक फोथंटर के द्वारा भी किया गया, जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी के समय से, पास्कल के समय से लेकर लैप्लास तक विकास हुई, यानी कि सीधे उस समय से लेके 1600 से लेके फिर यहाँ 1865 ईस्वी तक आया। तो इस प्रकार अब 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, 20वीं शताब्दी में क्या हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बिकम क्लोजली कनेक्टेड थ्रू द वर्क ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ आर ए फिशर और जेरी नेमैन, फिशर और जेरी नेमैन के द्वारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को दोनों ही आपस में जुड़े हुए कनेक्शन के तौर पे देखा जाने लगा।
कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों ही आपस में बहुत ही क्लोजली रूप से जुड़ा हुआ है। तो फिर इसमें जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में जो उपयोग किया जाता है वो मैथमेटिकल टर्म को, उसके फॉर्मूले को उपयोग किया जाता है, जो हमारे प्रोबेबिलिटी में भी उसी का उपयोग किया जाने लगा। कि प्रोबेबिलिटी में भी हमारे मैथमेटिकल फार्मूला, हमारे कंसेप्ट, हमारे टर्म का उपयोग होने लगा। तब उन्होंने देखा कि जो स्टैटिक्स है और जो प्रोबेबिलिटी है दोनों में ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपस में घनिष्ठता है, निकटता है दोनों में। तो इस प्रकार एक परिकल्पना के तौर पे, उदाहरण के लिए, एक दवा आमतौर पर प्रभावी होता है, एक संभाव्यता वितरण को जन्म देती है, जिसमें तब देखा जाएगा जब परिकल्पना सच हो जाता है। यानी कि जो हमने सोचा वह सच हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि आमतौर पर यह जो मेरी परिकल्पना थी, हमारा जो एजम्पशन था वह सही है। जैसे कि दवा के तौर पर लेते हैं, कोई मेडिसिन मैं लेके आता हूँ, किसी अगर यदि बुखार हुआ और लेके आता हूँ, अब दवाई खाने से आपकी बुखार या मेरी बुखार खाने के बाद अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई फुल गारंटी वहाँ पे नहीं दे सकता है। लेकिन जैसे ही दवाई खाने के बाद जब ठीक हो जाता है तो हमारा विश्वास हो पहले से ही रहता है कि दवाई खाएंगे तो तबीयत ठीक हो जाता है, क्योंकि मैं डॉक्टर के घर से अपने विश्वास के तौर पे लाया हूँ। हमारा परिकल्पना था कि दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाएंगे, जैसे ही उसने खाया उसके फिर तबीयत उसका ठीक हो गया। तो इस प्रकार यह तभी संभव होता है जब परिकल्पना सच हो जाता है। यदि अवकलन लगभग परिकल्पना से सहमत है तो इसकी पुष्टि की जाती है, यदि नहीं है तो परिकल्पना को अस्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि यदि सच हुआ तो स्वीकार है, अगर सच नहीं हुआ तो उसे अस्वीकार करते हैं। 20वीं सेंचुरी में हमारे ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू होना स्टार्ट हो गया था। यानी कि हमारे जो परिकल्पना थे, हमारा जो सोच था, हमारा जो विचार था, हम जो सोचते थे वो सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग टेस्ट करना शुरू कर दिए थे। सो द थ्योरी ऑफ स्टोचैस्टिक्स प्रोसेस broadened into the such areas as Markov processes and Brownian motion। इस प्रकार से क्या होता है कि जो स्टोचैस्टिक प्रक्रिया का सिद्धांत है ऐसे क्षेत्र में विस्तृत हुआ है जो मार्कोव प्रक्रिया और ब्राउनिंग गति, द्रव में से निलंबित छोटे कणों की यादृच्छिक गति है। यानी कि कोई भी लिक्विड जो मटेरियल्स है, द्रव हमारा, उस द्रव से क्या होता है, उसके कणों का जो यादृच्छिक गति है, इधर उधर जो यादृच्छिक किधरों भी जा सकता है, उसकी गति को, मोशन को, इसके बारे में वहाँ पे इसने अध्ययन किया। इसने शेयर बाजार में भी यादृच्छिक देखा, उतार चढ़ाव, कि कभी कि हमारा जो शेयर बाजार है कभी ऊपर चल जाता है, कभी हमारा नीचे चल जाता है। इस प्रकार से इसमें भी एक मॉडल तैयार किया गया जिसमें गणितविद में परिष्कृत संभाव्यता मॉडल का उपयोग किया गया है। इसमें विकल्पों के मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ब्लैक स्कॉल्स यहाँ पे फार्मूला जैसी सफलता हुई है। यानी कि जब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में विचार करते हैं, वो जो हमारा प्रोबेबिलिटी का हमारा सोच है वह हर एक क्षेत्र में अधिकांश ये जो थ्योरी है इसमें सिद्धांतों में आने लगता है। तो इस प्रकार प्रायिकता जो 20वीं सदी में प्रायिकता की व्याख्या पर लंबे समय से चलने में भी विवाद पर भी देखे गए हैं कि प्रायिकता वास्तविक में आखिर क्या है, किस तरह से होता है, इसके बारे में वहाँ पे सोचते हैं। नाउ इन द मिड सेंचुरी, अब जो मध्य शताब्दी में आता है वहाँ पर प्रैक्टिज्म प्रमुख था। यानी कि क्या हमारा फ्रीक्वेंटिसिज्म है। फ्रीक्वेंटिसिज्म कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर या कोई भी संभावना या कोई भी घटना कितनी बार घट रही हो, कितनी भी बार घट रही हो। तो इस प्रकार से जो घटना घट रही है और उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसका हम लोग वहाँ पे जानकारी, इसको बारे में फॉर्मूले को निकालते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से जो 16वीं शताब्दी से
18वीं शताब्दी से जो 19वीं शताब्दी से जो 20वीं शताब्दी से मध्य शताब्दी तक आप पहुँचे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लोग क्या बड़ी संख्या में परीक्षणों में लंबे समय तक चलने वाली सापेक्ष आवृत्ति को देखते हैं कि कितने बार आया। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसके फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है। जैसे 2 2 2 या फिर किसी एक सिक्के को उछालता हूँ तो हेड 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 कितने टाइम वो आया, कितने बार आया। तो इस प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि 100 बार उछाले तो 50 बार आया कि 70 बार आया हेड आया। तो इस प्रकार से संभावना परिमाण को वहाँ पे परिणाम को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसके अनुसार संभाव्यता की मौलिक धारणा यह है कि इसके लिए सबूतों द्वारा कितनी अच्छी तरह से एक प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है। संभावनाओं का गणित उपचार विशेष रूप से जब असीमित रूप से कई संभाव्य परिणाम होते हैं, इन सभी को हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे कोलमोगोरोव के सिद्धांत के द्वारा सुगम बनाया गया, आसान किया गया कोलमोगोरोव के सिद्धांत के द्वारा। नाउ नेक्स्ट पे है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी हमारा जो है वह गणित के ही ब्रांच है। कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर, यानी कि कोई भी घटना कितनी बार वह घट रही है, इसके बारे में देखा जाता है। तो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, हमारी संभावना को बताता है, हमारी घटना को बताता है। संभाव्यता गणित की वह शाखा है जो संख्यात्मक विवरण से संबंधित है कि किसी घटना के होने की कितनी संभावना है या किसी की घटना के नहीं घटने की कितनी संभावना है, कोई वास्तव सत्य है या नहीं है। किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच की एक संख्या होती है, जहां मोटे तौर पर 0 घटना की असंभाव्यता को इंगित करता है, वहीं पे 1 निश्चित को इंगित करता है। यानी कि जहां घटना होती है वहां पे 1 से डिनोट करते हैं, जहां पे घटना नहीं घटते हैं वहां पे हम लोग 0 से संकेत करते हैं। 0 का मतलब वहां पे संभावना नहीं है, 1 का मतलब संभावना है। इस प्रकार घटना होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है जितना वह A के सामने आती है। जैसे 0.99, 0.98, तो ये जो 1 के जितने करीब आएगा उतना ही घटना अधिक घटने की संभावना होती है। एक सरल उदाहरण के निष्पक्ष सिक्के को उछालते हैं। चूँकि सिक्का निष्पक्ष है, सिक्के को जब उछालते हैं तो वह किसी की बात को नहीं सुनता है कि हेड होना है या टेल लेना है। ये नहीं देखता है कि उसने जो है गजेंद्र ने हेड लिया तो मैं हेड ही बन जाऊंगा, ये सिक्का नहीं देखता है। वह निष्पक्ष होता है, इसलिए 2 परिणाम हो सकते हैं, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, दोनों समान रूप से संभावित है। यानी कि अगर यदि हेड है की संभावना या टेल की संभावना के बराबर होती है और फिर दोनों की n परिणाम संभावना नहीं है, इसलिए हेड या टेल्स में से किसी की प्रायिकता 1/2 है, जिसमें 0.5 1 का है हेड का और 0.5 जो है टेल का है। यानी कि दोनों का 50-50% है आने का। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। This concept has been given an axiomatic mathematical formalization in probability theory, which is used widely in areas of study such as statistics, mathematics, science, finance, gambling, artificial intelligence, machine learning, computer science, game theory, and philosophy, and to also. इन अवधारणाओं को संभावित सिद्धांत में एक स्वसिद्धि गणित औपचारिकता दी गई है, जिसका अध्ययन में क्षेत्रों के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान में, वित्त में, कृत्रिम में, बुद्धिमत्ता में, मशीन में, कंप्यूटर विज्ञान में, इन सबों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण तौर पे यदि कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट described the underlying mechanism and regulatories of the complex system। यानी कि किसी दर्शन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि घटनाओं की अपेक्षित आवृत्ति के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी संभावना सिद्धांत का उपयोग अंतर्निहित यांत्रिक और जटिल प्रणालियों की
नियमितताओं का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो कंसेप्ट हैज़ बीन गिवन एक्सोमेट्रिक के द्वारा दिखाया गया। इसमें हमारा खेल विज्ञान में, सिद्धांत में, दर्शन में, घटनाओं में, अपेक्षितकृत में किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग उसका उपयोग किए। उदाहरण के तौर पे सिक्के को उछाले, एक सिक्के यदि 100 बार उछालते हैं, उसमें से हेड यदि हमारा 50 बार आता है तो उसको प्रायिकता कितनी होती है? 50% की प्रायिकता होती है। 50% मतलब 1/2। 1/2 कैसे हो गया? प्रायिकता क्या कहते हैं कि जो आउटकम्स है कितने बार आया उसे ऊपर में रखते हैं और जितने टोटल नंबर्स है वो नीचे रखते हैं। तो 50 आया, 50 ऊपर में हो गया नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 100 हो गया। इस प्रकार से अंश और हर में काटने के बाद 1/2 आता है। ये प्रोबेबिलिटी आप लोग को आया समझ में? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभाव्य होता है, कोई संभावना होता है, यानी कि कोई घटना जब घटती है या नहीं घटती है तो होने की, जो होने और ना होने की जो घटना है, इसे ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता में अगर बेसिकली संभावनाओं को देखा जाता है कि आज स्कूल कितने बजे बंद होगी, हो सके शाम को 4 बजे भी हो सकता है या उससे 2 बजे भी कर सकते हैं, या फिर बारिश होने की संभावना है, स्कूल जाने की संभावना है। इस प्रकार की जो अपने अजम्पशन को देखता हूँ, अपने होने की ना होने की, इसे ही प्रायिकता है। और प्रायिकता के जो फादर्स कहे जाते हैं वो आपका, प्रायिकता के फादर्स कौन होते हैं? आप लोग को बताइए, प्रायिकता के फादर किसको बताए थे? गिरोलानो कार्डानो जो है वह प्रायिकता के फादर्स है। अब ये प्रायिकता के इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखें, ये कब से चलती आ रही है? या 16 से ईस्वी से ही चलती आ रही है, अभी तक सही ढंग से इसका डेवलप हुआ है और भी आगे विस्तृत हो रहा है। नाउ डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा को किस प्रकार से हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। यस सर, थैंक यू। तो जो यस थैंक यू, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, कोई भी डाटा जो इंटरप्रेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी के द्वारा हमको डाटा मिलती है कि कितना आया कितना गया। तो डाटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट द कलेक्शन ऑफ डाटा that has been proceed to the collect may be present in various form like bar graph, line chart, tabular form and other similarity form। इस प्रकार से जो डाटा हमको मिलता है, तो डाटा के द्वारा हम किसी को भी दिखा सकते हैं। बार ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, लाइन चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, सारणी के रूप में दिखा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म के रूप में इसको हम लोग दिखा सकते हैं। और इसलिए क्या है कि व्याख्या की आवश्यकता है यहाँ पे कि यहाँ हम कई महत्वपूर्ण तकनीकों को उदाहरण के लिए सहायता से डाटा व्याख्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम इनकम के बारे में देखते हैं कि किसी फैमिली का इनकम कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इस प्रकार जो एक ग्राफ के द्वारा बेहतरीन तरीके से हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं, अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो डाटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राउज़र मोर टॉपिक्स अंडर डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम लोग बार ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, लाइन चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, टेस्लेट फॉर्म के द्वारा दिखा सकते हैं, रडार वेव के द्वारा दिखा सकते हैं, पाई चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, मिसिंग डाटा के द्वारा दिखा सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस के द्वारा दिखा सकते हैं। ये जो अलग अलग है तो इसको एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। तो जितने क्लास में होगा, अभी जैसे कि अभी जितना होगा बार ग्राफ है तो आज केवल बार ग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में लाइन चार्ट पढ़ेंगे, कैसलेट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर रडार पढ़ेंगे, रडार वेव, पाई चार्ट, किस प्रकार से हम लोग किसका कहाँ पे उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, बार ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड, बार ग्राफ। A bar graph is a pictorial representation of data in the form of bar or building of a graph। बार ग्राफ क्या होता है कि एक बार ग्राफ एक ग्राफ पर या इमारतों के रूप में डेटा का एक सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। यानी दैट मीन्स अ बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ
कॉलम्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, रोज। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वह वर्टिकली के रूप में भी हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली के रूप में भी बनाते हैं, लेकिन बेसिकली जो देखा जाता है हमारे जो वर्टिकली बार ग्राफ्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसको बेटर माना जाता है। और बार ग्राफ इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वेयर इन एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अटेन्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। दैट मीन्स जहाँ प्रत्येक स्वतंत्र चर में केवल असतत मूल्य प्राप्त होता है। एक बार ग्राफ का डेटा का जो हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के डेटा का दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। द बार ग्राफ इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंट मेथड यूज टू प्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। आपका डेटा अलग अलग टाइप से भी हो सकता है। न्यूमेरिकल टाइप से कोई फल का ले सकते हैं कि आज मेरे पास केला इतने हैं, बनाना इतने हैं, ठीक है, ग्रेप्स इतने हैं, उसका भी बार ग्राफ बना सकते हैं। इनकम का बार ग्राफ बना सकते हैं। डेटा सेंसस का हम लोग सेंसस डेटा का बना सकते हैं, या फिर वोटर वाली संख्या का हम लोग उसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो लगातार विधियों में से एक है हमारा बार ग्राफ। किसी भी प्रतिनिधित्व को जो ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है तो उनमें से सबसे पहला जो है मेरा वो बार ग्राफ है। आमतौर पर जो होते हैं परीक्षाओं का डेटा व्याख्यान अनुभव में इसके बारे में जाना जाता है। बार ग्राफ अधिकांश देखा जाता है कि ये जो बार ग्राफ है कई एग्ज़ाम जो कंपटीशन का होता है उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन एराइज किया जाता है। कि नेक्स्ट, in data representation it is the represent data where the vertical bar are the placed at equal distance from each other। बार ग्राफ के बारे में कंसेप्ट थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि जो बार ग्राफ होगा वह वर्टिकल होना चाहिए और प्रत्येक बार ग्राफ का डिस्टेंस जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द डाटा रिप्रेजेंट इज गिवन बाय द हाइट एंड लेंथ। इसका हाइट और लेंथ को देखा जाता है। ऑफ द बार्स द ब्रीथ हियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका जो ब्रीथ होता है वह इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका हाइट को देखा जाता है कि कितने तक जा रहे हैं, कितने नंबर तक। सो इट इज़ ओनली यूज टू सो दैट द रिप्रेजेंट्स इज क्लियरली। इसलिए यह क्लियरली अच्छे ढंग से वहाँ पे करते हैं। अब किस प्रकार से हम लोग करते हैं? द प्लॉट द अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो हमारे पास एक्सिस होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? समान चौड़ाई के रंगीन या छायांकित ऊर्ध्वाधर पट्टियों के द्वारा दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्षैतिज आलेख में होते हैं उसे हम लोग एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है यहाँ पे देखते हैं क्षैतिज अक्ष विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ का वहाँ पे दंडालेख बनाते हैं। अब क्या है यहाँ पे? टाइप ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ द बार ग्राफ्स यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा। 4 प्रकार के बार ग्राफ बनते हैं जिसके द्वारा डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली एक सिंपल बार ग्राफ हो गया जो सिंपली बनाया जाता है। एक कॉम्पोजिटिव बार ग्राफ हो गया जिसमें समग्र दंड आलेख को देखा जाता है। एक एब्स्ट्रैक्ट बार ग्राफ होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है, और एक बार चार्ट टू शो डेविएशन के द्वारा होता है, यानी कि विचलन के द्वारा देखा जाता है कि कितना कौन सा ग्राफ कितना विचलित हुआ है, एक दूसरे के कितना वह दूरी पर है। इस प्रकार से 4 प्रकार का बार ड्राइव होता है, बार ग्राफ होता है जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल बार ग्राफ। ये है हमारा सिंपल बार ग्राफ। आप लोग देखिए कि ये सिंपल बार ग्राफ किस तरह से है। एट द नेम सजेस्ट सिंपल बार ग्राफ इज द सिंपलेस्ट बार ग्राफ ऑफ ऑल। यानी कि जैसे कि सरल बार ग्राफ है, ये मेरा सिंपल एक सरल के रूप में बनाया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, नीचे से यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि साधारण बार चार्ट सभी का सबसे सरल बार ग्राफ है। इसका उपयोग एक असतत मान के साथ एक सतत चर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नीचे दिया गया आंकड़ा एक साधारण बार चार्ट का उचित प्रतिनिधित्व दिखाता है। ये देखिए सिंपल बार ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। सो नाउ नेक्स्ट ग्राफ जो है मेरा वो कंपोजिटिव बार चार्ट। कंपोजिटिव बार चार्ट क्या है? समग्र बार चार्ट, यानी कि टू सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ सिंपल बार चार्ट।
अब यहाँ पर क्या है, एक सरल बार चार्ट की सीमा को हल करने के लिए समग्र बार चार्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, समग्र बार चार्ट यानी कि कंपोजिटिव बार चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे जब समग्र बार चार्ट का उपयोग किया जाता है इसलिए कि जब हम चार्ट की सीमा को हल करते हैं, सीमा यानी कि कितना दूरी तक गया, ये नेक्स्ट कितना दूरी तक गया, सेकंड कितना दूरी तक गया, जब दोनों को सीमा को देखता हूँ तब वहाँ पे कंपोजिटिव बार ग्राफ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टू सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ सिंपल बार चार्ट कंपोजिटिव बार चार्ट इज यूज्ड। वी यूज ए कंपोजिटिव बार चार्ट टू शो two or more than two continuous variables on the same graph. This is the figure below that describe how a compositive bar chart looks like. किस प्रकार से ये compositive looks like दिख रहा है। तो ये जैसे कि पहला फिगर देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये सीरीज 1 है। जो आप देखेंगे रेड कलर का वो सीरीज 2 है। इसके बाद जो अलग कलर का है वो कलर आपका सीरीज 3 है। तो इस प्रकार से जो 3 कलर यहाँ पे दिया गया है, तो तीनों कलर का जो यहाँ पे अलग अलग सीमा दिया गया है, एक 4 तक गया है, तो दूसरा फिर 4 से 6 के थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर ये यहाँ 6 का ऊपर से फिर 8 के थोड़े ऊपर गया है। तो इस प्रकार अलग अलग सीमा से जब हम लोग दिखाएंगे तब वहाँ पे कंपोजिटिव का उपयोग करेंगे। और जहाँ पर हमको सिंपल दिखाना है वहाँ पे हम लोग सिंपल बार ग्राफ का उपयोग करेंगे। ये सिंपल बार ग्राफ है, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं दिखाया गया। केवल एक आपको दिखाना है कि फर्स्ट जो ग्राफ है वह 4 से ऊपर गया है, यानी कि 4 से थोड़ा सा 4.2 गया हुआ है। सेकंड इसी प्रकार से बड़ा है, एक लिमिट को दिखाया गया है। और जो कंपोजिटिव है उसमें क्या अलग अलग आपको डिफरेंट सीमा लिमिटेशन को यहाँ पे दिखाना पड़ता है, अलग अलग को। नाउ नेक्स्ट पे है स्टैक्ड बार चार्ट। अब स्टैक्ड बार चार्ट में क्या होता है, स्टैक्ड बार चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ द कंटेंट और कंटिन्यूस वेरिएबल। अब इसमें क्या क्या तोड़ तोड़ के ब्रेक किया, सेम प्रोसेस जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कंपोजिटिव में। अब यहाँ पर ब्रेक्ड में है, आप पिक्चर को यहाँ पर देखते हैं तो वो पिक्चर जो होता है अलग अलग ब्रेक करते हैं। अब दोनों में देखिए समानता क्या है। स्टैक्ड बार चार्ट का उपयोग निरंतर चर के लिए सामग्री के ब्रेकअप का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। डेटा के विभिन्न सेटों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। इसका उपयोग कुछ वर्षों की अवधि में राजस्व, लाभ, हानि जैसे कारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में आप यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये है हमारा स्टैक्ड बार ग्राफ। नाउ नेक्स्ट है आपका बार चार्ट टू शो डेविएशन, यानी कि डेविएशन को किस प्रकार बार चार्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है डेविएट कर रहा है, एक ऊपर की ओर डेविएट किया, दूसरा नीचे की ओर डेविएट किया, थर्ड बीट नीचे की ओर डेविएट किया, फोर्थ ऊपर की ओर डेविएट किया, 5 ऊपर की ओर डेविएट किया। मोस्टली बार चार्ट आर यूज टू शो द डेविएशन। ये अधिकांश मोस्टली जो चार्ट्स होते हैं वो डेविएशन को दिखाते हैं। एंड दैट इज वाई द बार चार्ट्स दैट आर यूज टू शो द डेविएशन आर वेरी कॉमन, यानी कि अधिकांश क्या देखा जाते हैं जो चार्ट्स होते हैं सब कॉमन, ज़्यादातर कॉमन समान मिलने की कोशिश है। डेविएशन चार्ट्स कैन शो द डिफेक्ट्स एज वेल एज द सरप्लस imports and exports etc. It is usually required to represent the positive as well as negative value of the continuous variables. That means यहाँ पे क्या करें कि एक सतत चर वाले जो कंटिन्यूस चर है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पर जब वह अपने आप को घटता है या बढ़ता है उसे जब हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वहाँ पे डेविएशन बार ग्राफ के द्वारा हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारा डेविएशन है यह एग्जैक्टली सही रियल को बताता है। विचलन दिखाने के लिए अधिकतर बार जो चार्ट का प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि विचलन दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बार चार्ट बहुत आम तो है, बहुत आसान है, साधारण है। विचलन चार्ट घाटे के साथ साथ अधिवेश, आयत और निर्यात इत्यादि दिखा सकते हैं।
आमतौर पर निरंतर चर के सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए फिगर में जो आप डेविएशन देख पा रहे हैं, ये ऊपर की ओर गया है यानी कि पॉजिटिव टर्म गया है। ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो जब भी मेरा डेटा ऊपर की ओर जाएगा वह पॉजिटिव टर्म में होता है, जो डेटा मेरा नीचे की ओर जाएगा वह नेगेटिव टर्म में होता है। तो इस प्रकार से जो डेविएट कर रहा है ये मेरा जीरो लाइन है। इस लाइन से जो डेविएट कर रहा है, डेविएट मीन्स ऊपर पॉजिटिव नीचे गया नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से ये डेविएशन के द्वारा हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर डेविएशन बार चार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कितने चार्ट को यहाँ बार चार्ट को पढ़ा, 4 तरह से मैंने पढ़ा। तो 4 में सबसे पहले क्या पढ़ा, सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, जो सिंपली उसको हम लोग बनाते हैं, सिंपल जो तौर पे रहता है। सेकंड में क्या किए, कंपोजिटिव बार चार्ट को बनाए। कंपोजिटिव बार चार्ट क्या है, इसमें भी देखा जाए एब्स्ट्रैक्ट बार चार्ट की तरह ही होता है लेकिन कंबाइन किया जाता है। इसमें सरल चार्ट की सीमा को जब सीमा को यहाँ पर हल किया जाता है तब यहाँ पर हम लोग कंपोजिटिव बार चार्ट का उपयोग करते हैं। नाउ थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट बार चार्ट। एब्स्ट्रैक्ट बार चार्ट में क्या किया जाता है, ये डिफरेंट अलग अलग सीमा वालों को एक साथ मिलाया जाता है। इसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि बांटते, ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं, पार्ट अलग अलग पार्ट करके वहाँ पे तोड़ते हैं। और तोड़ के जब उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं एक टूटे हुए अलग अलग कलर से, तो इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बार ग्राफ कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पे है डेविएशन। डेविएशन में आपको नेगेटिव पॉजिटिव 2 तरह से बार ड्रा होंगे। और हमारा जो जीरो लाइन है एक्स एक्सिस है वह मेरा आपका लाइन ऑफ डेविएशन है। जो जीरो लाइन होगा वह लाइन ऑफ डेविएशन होगा और वो लाइन ऑफ डेविएशन के ऊपर की ओर जाने वाले पॉजिटिव्स होंगे, नीचे की ओर जाने वाले नेगेटिव होंगे। इस प्रकार से हमारा जो बार ग्राफ है वह 4 प्रकार के आपके हुए। नाउ नेक्स्ट पे एज शोन इन द फिगर, baseline is created wherein the positive value are shown in the above of the line while the negative value are the shown in the below of the line. Answer the question based on the given below. अब इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप यहाँ पे आंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको ब्लू कलर और रेड कलर दिया गया। जो ब्लू कलर दिया गया वो एक्सपोर्ट है और जो रेड कलर दिया गया वो इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जो हम ला रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब जो भेज रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ईयर्स इन हाउ मैनी डिड द एक्सपोर्ट वाज द मोर देन द 10% एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट। इस प्रकार से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक बार ग्राफ दिया रहेगा और बार ग्राफ के द्वारा आपका वहाँ पे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं दिए गए वर्षों में से कितने में आयात की तुलना में निर्यात 10% से अधिक हुआ। तो इस प्रकार से जब हम बार ग्राफ को यहाँ देखेंगे, बार ग्राफ को देखने के बाद यहाँ लगाएंगे कि कितने में है जो हमारा यहाँ पर 10% से अधिक हो रहा है। तो 10% से अधिक होने वाले कितना है, 2060 का था, फिर जबकि अधिक 50 का है। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पर उत्तर हो जाता है वह बी हो जाता है, यानी कि 2 ऐसा है, 2 है हमारा पास जो कि 10 से अधिक है। नाउ नेक्स्ट पे कितना कहते हैं, फॉर ऑल द ईयर्स मेंशन्ड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एक्सपोर्ट। अब यहाँ एवरेज का बात कर रहा है कि कितना औसत है। तो औसत निकालने के जानते हैं हम लोग तरीका कि सब को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जितने नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 60 है, 110 है, 120 है, 120 है, 150 है, 190 है, सबको ऐड कर देंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसको डिवाइड दे देंगे। जब 6 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 125। इस प्रकार औसत मेरा कितना निकला, 125 निकला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों में से दिए गए नंबरों में से 2001 में से 2005 तक दिए गए आयतों की औसत वार्षिक क्या हुआ। औसत वार्षिक मतलब फिर आपको ऐड करना है, यहाँ पे देखना है कि दोनों में से कितना औसत है, यानी कि 2001 से 2005 तक। तो 2005 में कितना था मेरा 1990, 2001 में कितना हो गया 110। अब दोनों में से यहाँ पर जो अंतर आया कितना आया, उसके बाद उससे 110 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरा जो आ जाएगा वह 14.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है
फ्रॉम 2000 टू 2005 यानी कि 2000 से लेकर 2005 तक पिछले वर्षों की तुलना में आयत में कितना वृद्धि हुआ, सबसे अधिक वृद्धि कितना हुआ। तो इस प्रकार फिर वैसे हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग अच्छे ढंग से इसको बता सकते हैं कि किस में कितना आया और किस तरह से आया। फिगर को देखते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो हमारा बार ग्राफ से होता है। चलिए ओके, ये आप लोग को समझ में आया? हेलो हेलो बताओ निधि, अपर्णा। यस सर। तो आप लोग बार ग्राफ के बारे में अध्ययन कर लिए कि बार ग्राफ किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 4 प्रकार का बार ग्राफ होता है, ठीक है। उसको उससे रिलेटेड जो है अधिकतर देखा जाता है कि कंपटीशन एग्जाम में बार ग्राफ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपका बैंकिंग क्षेत्र में पूछा जाता है, आपका नेट के क्षेत्र में पूछा जाता है, इस प्रकार से वहाँ पे पूछा जाता है। तो कोई सवाल है आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताओ। कहीं पे पूछ रहा है किसी को प्रोबेबिलिटी के हिस्ट्री के बारे में या फिर हमारे बार के बारे में, कहीं पे भी कोई डाउट हो? आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, कोई डाउट है कहीं पे पूछने के लिए? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नो सर। नो सर, ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से अब हम स्लाइड को यहाँ पे ऑफ करते हैं। अब हम स्टॉप करते हैं। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आएंगे। अब आप लोग बताइए कल क्या है आईसीटी? कल का है आईसीटी आप लोग का प्रैक्टिकल।